हेलो 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 हेलो। क्या सबको मेरी आवाज क्लियर है? अब क्लियर है आवाज? चलो। तो हम लोग जो है सैग और टेंशन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा चैप्टर है और एक या दो क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, और इसमें हम लोग जो है दैट इज नथिंग बट द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के बारे में ही पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन से रिलेटेड जो रूल्स है वो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि जब आप जो है अपनी जैसे नथिंग बट आप देखेंगे, जब आप अपनी पावर को जनरेट करते हैं जनरेटिंग स्टेशन पे, तो जनरेटिंग स्टेशन तो हमारे लोड सेंटर से दूरी पे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, लोड सेंटर तक पावर को भेजने के लिए हम लोग ट्रांसमिशन लाइन का यूज करते हैं। और ट्रांसमिशन लाइन को हम क्या करते हैं, जब ट्रांसमिशन लाइन हम जो है आपका जनरेटिंग स्टेशन से लोड सेंटर तक पावर को ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन यूज करते हैं, तो बीच बीच में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसके थ्रू, टावर के थ्रू। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी जब हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने कंडक्टर को, ओवरहेड कंडक्टर को हम लोग क्या करते हैं, पोल के थ्रू आप लोग क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और जब आप अपने अपने कंडक्टर को टावर या फिर पोल पे टांगते हैं तो आप देखेंगे कि एक झोल बनता है। ठीक है, एक झोल बनता है, उसी झोल को हम लोग क्या बोलते हैं, सैग बोलते हैं। और जनरली हम क्या करते हैं, जब हम दो टावर या फिर दो पोल के बीच में अपने कंडक्टर को टांगते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ झोल प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जिससे कि हमारा जो है जो कंडक्टर में टेंशन हो वो उसकी सेफ लिमिट पे रहे, टेंशन आपकी सेफ वैल्यू पे रहे। क्योंकि अगर मैं कंडक्टर को पूरी तरह से क्या कर दूंगा, स्ट्रेच कर दूंगा, तो ठंडी के समय पे आपका जो कंडक्टर है वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। ठीक है, क्या होगा, कंप्रेस होगा, जिसकी वजह से कंडक्टर में जो टेंशन है उसकी सेफ वैल्यू से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और कंडक्टर आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जब भी हम क्या करेंगे, अपने कंडक्टर को टावर के बीच में क्या करेंगे, टांगेंगे, या फिर टावर में सपोर्ट, कंडक्टर को टावर में सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, तो हम उसको फुल्ली स्ट्रेच नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ उसमें झोल प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आपके कंडक्टर में जो टेंशन प्रोड्यूस हो वो उसकी सेफ वैल्यू पे रहे। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, क्योंकि तो जब भी आपका ठंडी पड़ेगी तो आपका जो कंडक्टर है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा। और अगर उसने आपको फुल्ली स्ट्रेच कर दिया और वो आपका जो टेंशन है वो मैक्सिमम टेंशन के बराबर है, इससे ज्यादा वो टेंशन नहीं झेल सकता, तो जब सिकुड़ेगा तो टेंशन क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे कि आपका कंडक्टर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब कई बार क्या होते हैं, तो इसलिए हम लोग को क्या करना होता है, हमेशा एक झोल या फिर सैग प्रोवाइड करना होता है। और सैग का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जब हम कंडक्टर में झोल प्रोवाइड करेंगे तो आपका जो है दैट इज नथिंग बट द ग्राउंड क्लियरेंस होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम काफी ज्यादा झोल प्रोवाइड कर देंगे। अगर हम जो है सैग ज्यादा कर देंगे तो आपका जो कंडक्टर है उसकी अर्थ से जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर अर्थ से डिस्टेंस कम हो जाएगी तो आपका जो है दैट इज हजार्ड होने के चांस क्या होंगे, ज्यादा होंगे, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस कम होगा। ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई। लेकिन अगर आप सैग ज्यादा प्रोवाइड कर देंगे तो आपकी जो है कंडक्टर की अर्थ से डिस्टेंस कम हो जाएगी, जिसकी वजह से अर्थ का इफेक्ट जो होगा कंडक्टर में क्या होगा, ज्यादा होगा। अब कोई पूछेगा सर अर्थ का इफेक्ट कंडक्टर में क्या हो सकता है? अर्थ जो होती है दैट इज नथिंग बट द कंसीडरेबली इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ द चार्ज है। और चार्ज की वजह से क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, ये आपने बचपन से पढ़ा होगा। और अगर आपके कंडक्टर की अर्थ से डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, डिस्टेंस अगर कम होगी तो अर्थ की वजह से कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ज्यादा आएगी। और आप देखेंगे कंडक्टर का खुद का वोल्टेज होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और अर्थ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या हो जाएगी, आपके एयर के जो है, जो एयर की डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस उससे ज्यादा हो जाएगी, तो आपका कोरोना स्टार्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? और कोरोना अगर स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि ज्यादा हो जाएगी, आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया उस वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बढ़ी। अगर आप सैग ज्यादा प्रोवाइड कर देंगे तो आपका जो है, जो अर्थ की वजह से है, रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है कि आपकी एयर की डाइलेक्ट्रिक से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। और अगर एयर की डाइलेक्ट्रिक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई तो एयर क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी, तो आपका जो है कम ही वोल्टेज में कोरोना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है अगर अर्थ से डिस्टेंस आपकी ज्यादा होती
तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अर्थ की इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कम होता, तो जिस वोल्टेज ऑपरेटिंग वोल्टेज में हो सकता है कोरोना ना होता, ठीक है, क्योंकि जो वोल्टेज अप्लाई किया उस पर हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो, लेकिन अगर अर्थ के नजदीक आपका कंडक्टर पहुंच जाएगा तो अर्थ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, जिसकी वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, आपकी एयर की डाइलेक्ट्रिकेशन से बढ़ सकती है, जिसकी वजह से कंडक्टर के चारों तरफ क्या हो जाएगा, कोरोना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से एडिशनल पावर हो जाएगा, और एडिशनल पावर लॉस होने की वजह से आपकी ट्रांसमिशन इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ना तो हम बहुत ज्यादा जो है सैग प्रोवाइड कर सकते हैं, ना ही आपका जो है आपके कंडक्टर को फुल्ली स्ट्रेच कर सकते हैं। आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ द सैग क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसको कि हम कैलकुलेट करते हैं कि कम से कम कितना सैग प्रोवाइड करें कि अर्थ का इफेक्ट भी ना पड़े, और आपका जो है जो कंडक्टर में टेंशन प्रोड्यूस हो तो उसके मैक्सिमम टेंशन या फिर वर्किंग टेंशन से क्या रहे, कम रहे, जिससे कि ठंडी में जब कंडक्टर सिकुड़ेगा तो कंडक्टर का जो टेंशन होना चाहिए उसके सेफ टेंशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर सेफ टेंशन से ज्यादा नहीं होगा तो कंडक्टर ठंडियों में क्या नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना पड़ता है, सैग को कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। अब दूसरी चीज है कि जब हम सैग के बारे में बात करते हैं तो अगर मेरे दोनों टावर, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान सुनिएगा, अगर मेरे दोनों टावर सेम लेवल पे होते हैं, अगर मेरे दोनों टावर सेम लेवल पे होते हैं तो दोनों ही टावर पे सैग इक्वल बनता है, बराबर सैग बनता है। लेकिन अगर मान लीजिए एक टावर मेरा कम हाइट पे और एक टावर मेरा ज्यादा हाइट पे है, अनइक्वल लेवल पे होगा, तो दोनों ही टावर पे जो सैग बनेगा वो भी अलग अलग बनेगा। कितना बनेगा ये कैलकुलेट करेंगे, तो अभी इजी कैलकुलेशन के लिए हम लोग स्टार्टिंग में जो चीजें समझ रहे हैं उसमें दोनों टावर की जो हाइट है वो सेम लेवल पे रख रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? सेम लेवल पे बात कर रहा हूं। जब मैं अनइक्वल लेवल पे बात करूंगा मतलब पहाड़ों में आप देखते हैं एक टावर हो सकता है कि कम हाइट पे हो, दूसरा टावर ज्यादा हाइट पे हो, तो जो सैग भी बनेगा दोनों टावर में वो अलग अलग बनेगा, ठीक है। और उस सैग के कैलकुलेशन को भी हम लोग आसानी से कैलकुलेट करेंगे कि सैग कहाँ बनता है, कैसे बनता है, कितना होता है, लाइक समथिंग लीजिए, ठीक है। तो पहले तो डिफिनीशन समझ लेते हैं सैग की, ठीक है। मैं फिगर बनाता हूँ, फिगर की हेल्प से आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ, ठीक है। चलो तो आप देखेंगे हम लोग क्या करते हैं, जब अपने कंडक्टर से पावर को ट्रांसमिट करते हैं, चाहे वो ट्रांसमिशन के केस में चाहे डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, तो हम कंडक्टर को क्या करते हैं, टावर या फिर पोल पे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और जब भी हम जो है टावर के बीच में कंडक्टर को टांगेंगे तो आपका कंडक्टर का खुद का सेल्फ वेट होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? सेल्फ वेट की वजह से आपका सेल्फ वेट नीचे लगेगा, तो सेल्फ वेट की वजह से आपके कंडक्टर में क्या बनेगा, सैग बनेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास जो है दो टावर है, जब कंडक्टर पर सेल्फ वेट नीचे की तरफ लगेगा तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा तो कंडक्टर थोड़ा सा नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा उसमें झोल आ जाएगा। तो ये भी पूछा जाता है कि आपका जो है कंडक्टर में सैग क्यों बनता है, तो कंडक्टर में सैग बनने के तीन रीजन होते हैं। एक तो सेल्फ वेट की वजह से, सेल्फ वेट जो होता है वो नीचे की तरफ लगेगा, तो नीचे की तरफ जब कंडक्टर में फोर्स लगेगा तो कंडक्टर नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, थोड़ा सा उसमें झोल आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, जैसे अगर बात की जाए जो हमारे पास जो है बर्फीले वाले इलाके होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया जहां बर्फ बर्फ गिरती है, मनाली हो गया, वहां पर ठंडी के समय पे कंडक्टर में आइस जमा हो जाती है, ठीक है, और आइस की वजह से भी आपका आइस का लोड भी नीचे लगेगा, और जब आइस का लोड नीचे लगेगा तो झोल आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? और तीसरा, जब विंड लगती है तो विंड प्रेशर, विंड का जो फोर्स होता है उसकी वजह से भी आपका होता है, आप देखिए कंडक्टर को टांग देंगे, कंडक्टर को जब टांगेंगे तो जब हवा चलेगी तो कंडक्टर जो है थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा झुक जाएगा ऐसे, ठीक है, जैसे ये सीधा है, सीधा है, जब हवा चलेगी तो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा उसको हम लोग वर्टिकल सैग बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको हॉरिजॉन्टल सैग बोलेंगे। ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कभी भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए इस कंडक्टर में सैग किन किन वजह से होता है, तो कंडक्टर में सैग तीन वजह से होता है। एक तो आपका जो है सेल्फ वेट की वजह से, वेट सेल्फ वेट नीचे की तरफ लगेगा, तो नीचे की तरफ जब कंडक्टर में फोर्स लगेगा तो नीचे की तरफ कंडक्टर क्या होगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, मतलब से झोल क्रिएट हो जाएगा, उसी झोल को हम लोग क्या बोलते हैं, सैग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, आइस लोडिंग की वजह से सैग बन सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? और तीसरा, विंड प्रेशर या फिर विंड फोर्स की वजह से भी आपका जो है क्या क्रिएट होता है, सैग क्रिएट होता है। तो जनरली सैग को क्रिएट करने के लिए तीन कंपोनेंट आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेल्फ वेट, आइस लोडिंग एंड विंड लोडिंग। तीनों के इफेक्ट को अलग अलग पढ़ेंगे। अभी शुरुआत में हम लोग केवल और केवल अपने कंडक्टर में उसका सेल्फ वेट ही क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, चलो तो मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, पहले समझिएगा।
ठीक है, चलो यहां पर मैं आपका टावर बना रहा हूं, ठीक है। नाउ आई कैन मेक द टावर। और टर्मिनोलॉजी को समझिएगा, जो मैं टर्मिनोलॉजी आपको समझा रहा हूं, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, दोनों ही जो आपके टावर हैं वो आपके सेम लेवल पे, इक्वल लेवल पे बात करूंगा अभी, ठीक है। नाउ दिस इज द अर्थ, ये आपका अर्थ हो गया, दिस इज द अर्थ सरफेस, और दिस इज द अर्थ सरफेस और ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस। सिंपल सा चैप्टर है। और अब मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूं, जैसे ही आपका सैग और टेंशन खत्म होगा, नाउ आई कैन बी स्टार्टिंग द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। मैं आपका ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट करूंगा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। उसके लिए मुझे टू पोर्ट नेटवर्क की जरूरत थी, और मैं आपको क्लास में पहले बोल चुका था कि टू पोर्ट नेटवर्क के लेक्चर पढ़े, आप उनको देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपको टू पोर्ट नेटवर्क आता है, ठीक है। आप ये ना सोचिए मैं आपको 23 लेक्चर फिर से पढ़ाऊंगा, 23 लेक्चर बने हुए हैं प्रॉपर, आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई इतना टफ चीज नहीं है, ठीक है। तो टू पोर्ट नेटवर्क का मुझे जरूरत पड़ेगा, ट्रांसमिशन लाइन पढ़ा पहले से देख के आए जो है, ठीक है। आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि आपको ये समझ में नहीं आया, ठीक है। पावर सिस्टम मुझसे अच्छा कोई पढ़ा नहीं सकता है, ना ही कोई पढ़ा पाएगा, ठीक है। इसलिए जो चीज मैं बोल रहा हूँ कि ये रिक्वायरमेंट होगी, वो आप करके आइएगा, आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें समझ में आएंगी, एक एक बात जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द अर्थ सरफेस या फिर ग्राउंड। अब यहाँ पर मैं दो टावर आपके, दो लगातार टावर के बारे में बात करूँ, दो लगातार टावर, ठीक है। नाउ दिस इज, यहाँ पर दो टावर ले लेता हूँ। Now this is nothing but this is the tower number one and this is the tower number two. अभी मैंने दोनों टावर को सेम लेवल पे कंसीडर किया, सेम लेवल लिख देता हूं, बोथ द टावर, बोथ द टावर और सपोर्ट, बोथ द सपोर्ट सपोर्ट आर इन इक्वल और सेम लेवल, ठीक है। दोनों ही आपके टावर सेम लेवल पे, ठीक है। चलो अब जब हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो इंसुलेटर के थ्रू करते हैं, डायरेक्ट तो नहीं अब टांगते हैं, जो कि आपका करंट फ्लो करने लगेगा, हजार हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दिस इज नथिंग बट द इंसुलेटर। मैं रफ फिगर बना रहा हूं, लेकिन फिगर समझ में आना चाहिए। मान लीजिए तीन डिस्क लगी हैं, जैसे डिस्क नंबर वन, डिस्क नंबर टू एंड दिस इज द डिस्क नंबर थ्री। ये इंसुलेटर है, दीज आर द इंसुलेटर। इंसुलेटर, ठीक है। और हम क्या करते हैं, अपने कंडक्टर को टावर पे क्या करते हैं, सपोर्ट करो, इस पॉइंट पे सपोर्ट प्रोवाइड करें, इस पॉइंट पे, ठीक है। मैं अपने कंडक्टर को, नाउ ये आपका कंडक्टर है, नाउ आई कैन बी हैंग द कंडक्टर। नाउ दिस इज कंडक्टर विल बी देयर, ये आपका कंडक्टर, दिस इज योर पावर कंडक्टर। और जब मैं कंडक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा तो इसके सेल्फ वेट की वजह से कंडक्टर में नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, जिससे कंडक्टर में एक झोल क्रिएट होगा, इसी झोल को हम लोग बोलते हैं सेट, ठीक है। दिस इज योर पावर कंडक्टर, दिस इज योर पावर कंडक्टर। ये आपका क्या है, पावर कंडक्टर, दिस इज पावर कंडक्टर, ठीक है। अब सैग की डेफिनेशन क्या होती है सुनिएगा, सैग की डेफिनेशन मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है। ये आपका टावर नंबर वन है या फिर सपोर्ट नंबर वन है, टावर नंबर वन
सपोर्ट नंबर 1, दिस इज टावर नंबर 2 और सपोर्ट नंबर 2। ठीक है। सैग की डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान सुनिएगा। सैग क्या होता है, ये आपका दैट इज आपका डिफरेंस इन द लेवल होता है, डिफरेंस इन द लेवल, या फिर ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है। दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस, दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस। कौन सी वर्टिकल डिस्टेंस? आपके कंडक्टर का टावर पे पॉइंट ऑफ सपोर्ट, या फिर आप कंडक्टर को टावर में जिस पॉइंट पे सपोर्ट दे रहे हो, पॉइंट ऑफ सपोर्ट, पॉइंट ऑफ सपोर्ट कंडक्टर ऑन द टावर, कंडक्टर को आपने टावर में जिस पॉइंट पे सपोर्ट दिया है, तो पॉइंट ऑफ सपोर्ट ऑफ द कंडक्टर ऑन द टावर एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द टावर। ये आपका जो है कंडक्टर का लोएस्ट पॉइंट है, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। इन दोनों के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को बोलेंगे सेग। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं, दिस इज नथिंग बट द, दिस पॉइंट इज नथिंग बट द लोएस्ट पॉइंट, lowest point of the conductor. This point is called lowest point, lowest point of the conductor। ये कंडक्टर का लोएस्ट पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोल रहे हैं दिस इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ सपोर्ट। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सपोर्ट, पॉइंट ऑफ सपोर्ट ऑफ कंडक्टर ऑफ द कंडक्टर ऑन द टावर। टावर पे आपने कंडक्टर को जिस पॉइंट पे सपोर्ट दिया है, टावर पे जिस पॉइंट पे आपने कंडक्टर को सपोर्ट दिया, पॉइंट ऑफ सपोर्ट, पॉइंट ऑफ सपोर्ट ऑफ द कंडक्टर ऑन द टावर, टावर पे पॉइंट ऑफ द सपोर्ट। ठीक है, तो आपका सैग क्या होगा, पॉइंट ऑफ सपोर्ट ऑफ कंडक्टर ऑन द टावर। कंडक्टर का टावर पे जिस पॉइंट पे सपोर्ट दिया, आपने कंडक्टर को टावर पे इस पॉइंट पे सपोर्ट दिया है, तो पॉइंट ऑफ सपोर्ट ऑफ कंडक्टर ऑन द टावर एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है, इस वर्टिकल डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सैग बोलते हैं। सैग की डेफिनेशन सुन लीजिए, दैट इज द पॉइंट ऑफ सपोर्ट ऑफ कंडक्टर ऑन द टावर। कंडक्टर को टावर पे जिस पॉइंट पे सपोर्ट दे रहे हैं और लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है, इसी वर्टिकल डिस्टेंस को सैग बोलते हैं। तो दिस इज नथिंग बट द सैग, ये वर्टिकल डिस्टेंस आपकी सैग कहलाएगी। पॉइंट ऑफ सपोर्ट ऑफ द कंडक्टर ऑन द टावर एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है, इसको हम लोग सैग बोलते हैं, और सैग को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब आपका जो ध्यान से देखें, जब आपके दोनों टावर सेम लेवल पे होंगे, तो दोनों ही टावर पे जो सैग बनेगा वो बिल्कुल बराबर बनेगा। टावर 1 पे ये सैग कहलाएगा, नाउ दिस इज नथिंग बट द सैग, टावर 1 पे यही सैग है। चलो इसको मैं अलग पॉइंट पे दिखा दूंगा। तो सैग की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। पॉइंट ऑफ सपोर्ट ऑफ द कंडक्टर ऑन द टावर, आप कंडक्टर को टावर पे जिस पॉइंट पे सपोर्ट करते हैं और लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर के बीच की जो वर्टिकल गैप होता है, या फिर जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है, या फिर पॉइंट ऑफ सपोर्ट ऑफ कंडक्टर ऑन द टावर एंड लोएस्ट पॉइंट के बीच का ये जो लेवल में डिफरेंस है, लेवल में डिफरेंस, इसी लेवल में डिफरेंस को या फिर इसी वर्टिकल गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, सैग बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसी चीज को हम लोग एक और फिगर खेल से दिखाते हैं कि आपका जब भी आपके दोनों टावर सेम लेवल पे होंगे, जब भी दोनों टावर सेम लेवल पे होंगे, तो दोनों टावर पे जो सैग बनेगा वो इक्वल बनेगा। मैं बना के दिखाता हूं, पहले इस फिगर को बना लीजिए, एक और फिगर बनाता हूं। समझते जाइए, कोई भी चीज आपको रटनी नहीं है, ठीक है। रटनी होती तो किताब पढ़ के भी काम चला सकते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों ने जिंदगी में कभी किताब पढ़ी होगी, है ना। फिगर बनाइए, एक और फिगर बनाता हूं।
अच्छा, इसी टर्मिनोलॉजी में, इसी फिगर में कुछ चीजें और बता देता हूँ, फिर उसके बाद और एक फिगर बनाता हूँ, उसमें ही बताता हूँ, ठीक है। बना लिया फिगर, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ग्राउंड क्लियरेंस किसको बोलते हैं? ग्राउंड क्लियरेंस, ग्राउंड क्लियरेंस क्या होता है? लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर और अर्थ के बीच का ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग ग्राउंड क्लियरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राउंड क्लियरेंस क्या होता है? लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर और अर्थ के बीच का ये जो गैप होगा या फिर ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड क्लियरेंस। तो इसी फिगर में जरा ग्राउंड क्लियरेंस को भी मार्क करिए। ग्राउंड क्लियरेंस क्या है? दैट इज लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर और अर्थ के बीच की ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है, इसको बोलते हैं ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है। अगर आपका सैग बड़ा हो जाएगा, अगर आपका सैग बड़ा हो जाएगा, अगर आपका सैग बड़ा हो जाएगा, अगर सैग बड़ा हो जाएगा तो ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाएगा, और अगर ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाएगा तो आपके हजार होने की संभावना क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कोई आदमी अगर जो है कंडक्टर ज्यादा नीचे लटक जाएगा तो इसके टच होने की संभावना ज्यादा होगी। जैसे कोई इसके नीचे से लिखेगा टच हो गया, मान लो ट्रैक्टर ट्रक कुछ निकला, और अगर सैग ज्यादा है तो ग्राउंड क्लियरेंस कम होगा, तो टच होने की संभावना ज्यादा होगी, तो आपके हजार होने की चांस ज्यादा। दूसरा, कंडक्टर में अगर सैग आप ज्यादा दे देंगे, सैग अगर ज्यादा दे देंगे तो ये जो कंडक्टर अर्थ के नजदीक आ जाएगा, तो अर्थ की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो बेटा वोल्टेज, खुद के वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और अर्थ के पास जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा अर्थ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी। और हो सकता है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा हो जाए कि एयर आयनाइज हो जाए, तो जो कोरोना नहीं होना था कोरोना स्टार्ट हो जाएगा। खुद के वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आयनाइजेशन नहीं हुआ, जो वोल्टेज अप्लाई किया उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम थी, आयनाइजेशन नहीं होता, लेकिन कंडक्टर किसके नजदीक था? अर्थ के पास था। और आप देखेंगे फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ये शायद सर ने पढ़ाया होगा। और अगर आपकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कंडक्टर जितना अर्थ के नजदीक होगा उतनी आपका जो है, अगर अर्थ से डिस्टेंस, क्योंकि अर्थ क्या होता है? इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ द पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। तो चलो मान लेते हैं जहां पर कंडक्टर है वहां पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। मतलब अर्थ का इफेक्ट ज्यादा होगा, अर्थ की वजह से वोल्टेज, खुद के वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस अर्थ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है कि आपका जो है एयर को क्या कर दे? आयनाइज कर दे। एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा हो जाए तो एयर आयनाइज हो जाएगी, तो कोरोना हो जाएगा, जिसकी वजह से पावर लॉस होगी, इफिशियंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा सैग भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि सैग ज्यादा प्रोवाइड करेंगे तो अर्थ का इफेक्ट कंडक्टर में ज्यादा पड़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपके कोरोना पावर होने के चांस बढ़ सकते हैं। दूसरा, अगर सैग ज्यादा होगा तो ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जब भी कोई ट्रक ट्रैक्टर कुछ निकलेगा, डिस्टेंस कम होगा तो उसके टच होने की संभावना बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हजार होने की संभावना क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इन दोनों की वजह से हम ज्यादा सैग भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, चलो। दूसरा चीज, एक आपको चीज टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। दो टावर के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बोलते हैं स्पान लेंथ। क्या बोलते हैं? स्पैन लेंथ, ठीक है। तो दो टावर के बीच की ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, दो टावर के बीच की ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसको बोलेंगे स्पैन लेंथ, स्पैन लेंथ। और इसको मैं एल से रिप्रेजेंट करूंगा, इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? एल से। इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? एल से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। दो एडजेसेंट टावर के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को हम लोग स्पैन लेंथ बोलते हैं, और इसको हम स्मॉल एल से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? इतनी टर्मिनोलॉजी, ठीक है। अब जो है बार बार ये फिगर बनाना जो है संभव नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा, हर बार जब भी मैं आपको सैग समझाऊंगा तो जो दूसरा वाला फिगर है वही बनाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम कंडक्टर को टावर पे सपोर्ट देते हैं, इंसुलेटर के थ्रू सपोर्ट देते हैं, लेकिन इंसुलेटर दिखाए नहीं जाते चीजें समझाने के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन ये नहीं कि डायरेक्ट कभी भी सपोर्ट टावर पे नहीं दिया जाता, इंसुलेटर के थ्रू सपोर्ट देते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन फिगर हम ऐसा बना देते हैं। क्या ये फिगर बना लिया तुम लोगों ने? चलो, तो नेक्स्ट फिगर भी एक बनाओ समझने के लिए, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द this is your this is
अर्थ सरफेस और ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, दिस इज योर टावर। दिस इज द टावर नंबर 1, टावर नंबर 1, एंड दिस इज द टावर नंबर 2। टावर बोलिए या फिर सपोर्ट बोलिए, ठीक है। नाउ दिस इज, और जो आपके टावर है वो मैं दोनों सेम लेवल पे लेके चल रहा हूं। ये चीज मैं मेंशन कर रहा हूं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना है। बोथ द टावर्स और सपोर्ट आर इन द सेम लेवल, ठीक है। चलो, कंडक्टर को टांग रहे हैं। नाउ कंडक्टर को मैंने टांग दिया, ये फिगर मैं हमेशा बनाऊंगा, ठीक है। और सेल्फ वेट की वजह से कंडक्टर में झोल आएगा, ठीक है। ये फिगर हम ये बनाएंगे। ये नहीं कि सर आपने कंडक्टर को डायरेक्ट कैसे टावर से सपोर्ट दे दिया, इंसुलेटर के तो दिया, लेकिन हम फिगर ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ सपोर्ट ऑफ कंडक्टर ऑन द टावर। ये आपका क्या है? दिस इज द पॉइंट ऑफ सपोर्ट। मैंने अपने कंडक्टर को टावर पे इस पॉइंट पे सपोर्ट दिया। दिस इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ सपोर्ट, पॉइंट ऑफ सपोर्ट ऑफ कंडक्टर, ऑफ कंडक्टर ऑन द टावर, पॉइंट ऑफ सपोर्ट ऑफ कंडक्टर ऑन द टावर, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो मैं सैग की डिफिनेशन लिख रहा हूं, पॉइंट ऑफ सपोर्ट, पॉइंट ऑफ सपोर्ट ऑफ कंडक्टर ऑन द टावर, पॉइंट ऑफ सपोर्ट ऑफ कंडक्टर ऑन द टावर एंड लोएस्ट पॉइंट के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी, इस वर्टिकल डिस्टेंस को सैग बोलेंगे। और ये सैग किसकी वजह से बन रहा है? एक तो सेल्फ वेट की वजह से बन रहा है, कंडक्टर का सेल्फ वेट है, जिसकी वजह से फोर्स नीचे लगेगा, वेट नीचे लगेगा तो थोड़ा सा झुकाव आएगा, ठीक है। दूसरा, आइस लोडिंग अगर होगी तो उसकी वजह से भी वो नीचे की तरफ लगेगा, तो भी आपका झोल आएगा। और जब विंड चलेगी तो भी उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, उसकी वजह से भी आपका जो है, जो सैग है, ये चीज आपका जो झोल आएगा, ठीक है, ये जो झोल आएगा ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज नथिंग बट, जिसकी वजह से दो प्रकार के सैग होंगे, वर्टिकल एंड दैट इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यहां पर मैं बना रहा हूं, नाउ दिस इज नथिंग बट द, दिस इज द पॉइंट ऑफ सपोर्ट ऑफ कंडक्टर ऑन द टावर। ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये दोनों ही कंडक्टर में किसको रिप्रेजेंट करेगी? पॉइंट ऑफ सपोर्ट ऑफ कंडक्टर ऑन द टावर एंड दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, पॉइंट ऑफ सपोर्ट ऑफ कंडक्टर ऑन द टावर एंड लोएस्ट पॉइंट के बीच का ये जो वर्टिकल गैप है, ये जो वर्टिकल गैप है, इसी को हम सैग बोल रहे हैं। और जब आपके टावर दोनों सेम लेवल पे होंगे तो दोनों ही टावर पे जो सैग बनेगा, हेलो, यहां देखो, पॉइंट ऑफ सपोर्ट ऑफ कंडक्टर ऑन द टावर एंड लोएस्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इस टावर में यही है। ये पॉइंट ऑफ द सपोर्ट हो गए, लोएस्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हो गया, इन्हीं दोनों के बीच का जो वर्टिकल गैप होता है, यही सैग कहलाता है। तो टावर 2 पे सैग इतना होगा,
और टावर वन पे ये पॉइंट ऑफ सपोर्ट है कंडक्टर, कोई लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस है, और ये आपका टावर वन पे सैग है। क्या दोनों टावर पे जो सैग है वो बराबर बन रहा है? बराबर बन रहा है। दिस इज नथिंग बट द सैग, जो कि दोनों ही टावर में बराबर बनेगा। तो अगर दोनों टावर सेम लेवल पे है तो दोनों टावर पे जो सैग बनेगा वो बराबर बनेगा, उसको मैंने एस बोला है। क्या मेरी बात क्लियर है? दूसरा मैंने एक टर्मिनोलॉजी बताई कि दैट इज लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर और अर्थ के बीच का ये जो वर्टिकल गैप होता है, इस वर्टिकल गैप को बोलते हैं ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस, ग्राउंड क्लियरेंस। और बेटा दोनों टावर के बीच की दोनों टावर के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको बोलते हैं स्पान लेंथ। स्पैन लेंथ, जिसको मैं एल से रिप्रेजेंट करूंगा। और ये बताओ जो सैग है उसकी यूनिट क्या होगी? ये तो डिस्टेंस है ना, इन दोनों पॉइंट के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीटर में होगी, या तो सेंटीमीटर में, ये तो मिलीमीटर में होगी। तो जनरली सैग मीटर में मेजर किया जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। दूसरा चीज आप देखेंगे जो शेप होता है, हेलो, ये जो सैग का शेप होता है ये कैटनरी शेप होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द शेप ऑफ द सैग, ये जो सैग हमारा बना है, ये जो शेप है ये पैराबोला शेप नहीं कहलाता है। दिस इज ए पैराबोला की तरह दिखता है, लेकिन इसके शेप को हम कैटनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटनरी। दिस इज लुक्स लाइक ए पैराबोला बट द शेप ऑफ द सैग इज नथिंग बट द कैटनरी। ये जो शेप बना है ना पैराबोले की तरह, इसको कैटनरी बोला जाता है। तो मैं लिख दे रहा हूं शेप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज नथिंग बट द, ये जो सैग का शेप है, द शेप, SHAP, the shape of the sag is known as catenary। कैटनरी शेप होता है, ये याद रखिएगा जो मैंने लिखा है। जो सैग जो बनता है जो पैराबोला की तरह, ये पैराबोला की तरह दिखता है, लेकिन इसका जो शेप है वो बोला जाता है कैटनरी। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सैग का शेप कैसा होता है तो कैटनरी शेप होता है। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? इतना लिख लीजिए, आप डेफिनेशन लिखते हैं। और बेटा ये झोल होता है, जो झोल होता है ये हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि अगर मैं अपने कंडक्टर को पूरा का पूरा क्या कर दूंगा, फुल्ली स्ट्रेच कर दूंगा, फुल्ली स्ट्रेच, मान लो मैंने सैग नहीं दिया, पूरी तरह से इसको खींच दिया ऐसे, तो ठंडियों के समय पे जब कंडक्टर जो है सिकुड़ेगा तो इसमें जो टेंशन होगा इसकी सेफ वैल्यू से बढ़ जाएगा, तो कंडक्टर ब्रेक हो जाएगा। तो क्या ब्रेक होने देना है कि तुमने कंडक्टर टॉन्क गए और सर्दियों में कंडक्टर ब्रेक हो जाएगा? नहीं। तो हमारा जो है, क्योंकि जब जो है कंडक्टर सिकुड़ेगा तो ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, तो टेंशन तो इसमें बढ़ेगा, लेकिन टेंशन इसकी सेफ वैल्यू से कम रहेगा, जैसे कि ब्रेक होने के चांस क्या रहेंगे? कम रहेंगे। क्या मेरी बात क्लियर? इसलिए थोड़ा सा झोल दिया जाता है कंडक्टर को, और ज्यादा झोल भी नहीं दे सकते क्योंकि हजार होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी और उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ना तो हम ज्यादा सैग दे सकते हैं, ना तो हम जो है फुल्ली स्ट्रेच कर सकते हैं, तो थोड़ा सा सैग प्रोवाइड करेंगे। तो उसको कैलकुलेट किया जाता है कि स्पैन लेंथ कितनी है, ठीक है, और कितना ग्राउंड क्लियरेंस रखना है, उस हिसाब से कितना सैग बनेगा, तो सैग को हम कैसे कम ज्यादा कर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो उसको कैलकुलेट करेंगे कितना टेंशन बियर कर सकते हो। लिख रहा हूं, फिगर बना लिया। चलिए लिखिए जरा, डेफिनेशन क्या है पहले आप लिखिए। लिखिए, इन ऑर्डर in order to permit the safe tension, सेफ मतलब टेंशन की वैल्यू जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू से कम रहे, इन ऑर्डर टू परमिट द सेफ टेंशन इन द कंडक्टर, इन द कंडक्टर, द कंडक्टर इज नॉट fully stretched,
but they are allowed, they are allowed to have some dip, to have डिप और सैग, थोड़ा सा हम उसमें सैग या फिर डिप देते हैं, जिससे कि हमारे कंडक्टर में जो टेंशन हो वो सेफ वैल्यू पे रहे, टेंशन सेफ टेंशन। इन ऑर्डर टू परमिट द सेफ टेंशन इन द कंडक्टर इज नॉट फुल्ली स्ट्रेच बट दे आर अलाउड सम टू हैव सम सैग और डिप। क्या मेरी बात क्लियर है? अब सैग की डेफिनेशन लिखिए, सैग की डेफिनेशन लिखिए, हेडिंग डालिए सैग, और सैग को जनरली हम लोग एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सैग क्या होता है? सैग आपका दैट इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ सपोर्ट ऑफ द कंडक्टर ऑन द टावर एंड लोएस्ट पॉइंट के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो लिख रहा हूं सैग इज द, या फिर लिखिए इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है। इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, किसके किसके बीच की डिस्टेंस है? वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सपोर्ट, द पॉइंट ऑफ सपोर्ट ऑफ कंडक्टर ऑन द टावर एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर, कंडक्टर में लोएस्ट पॉइंट और पॉइंट ऑफ सपोर्ट ऑफ कंडक्टर ऑन द टावर के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? इज नोन एज सेग, इज नोन एज सेग। ठीक है, या फिर एक और डेफिनेशन लिख लीजिए जो कि किताबों में लिखी होती है। क्या होता है, ये बोला जाता है कि आपका सैग क्या है? दो लेवल के बीच का, एक लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है, दो लेवल के बीच का क्या है? डिफरेंस है, डिफरेंस, दो लेवल के बीच का डिफरेंस है। कौन कौन से लेवल? एक है पॉइंट ऑफ द सपोर्ट ऑफ द कंडक्टर और दूसरा लेवल क्या है? दैट इज लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। इन दोनों लेवल के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, फिर वर्टिकल गैप है, या फिर इन दोनों लेवल के बीच का डिफरेंस ही आपका क्या कहलाएगा? सैग कहलाएगा। एक लेवल ये है, इस लेवल को मैं बोल रहा हूँ पॉइंट ऑफ द सपोर्ट ऑफ द कंडक्टर, दूसरा लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। इन दोनों लेवल के बीच का जो गैप होगा, फिर जो डिफरेंस होगा, वही आपका सैग कहलाएगा। तो दूसरी डेफिनेशन लिख लीजिए सैग की, लिखिए सैग इज द, sag is the difference, difference means to घटाना, difference in the level between the point, between the point of support of conductor on the tower and the lowest point on the conductor। ठीक है, ये डिफरेंस है या फिर डेफिनेशन है। ठीक है, अब एक चीज पूछी जाती है कि जो सैग होता है वो क्यों प्रोड्यूस होता है, कंडक्टर में सैग क्यों प्रोड्यूस होता है? ठीक है, एक तो हमने बोला कि यार सैग हम देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि सेफ टेंशन रहे। ये क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि आप देखें जो कंडक्टर होगा, इसका जो सेल्फ वेट होगा, कंडक्टर का कुछ ना कुछ सेल्फ वेट होगा, सेल्फ वेट ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ जब फोर्स लगेगा तो कंडक्टर नीचे की तरफ आएगा ना, टांगेंगे तो सेल्फ वेट की वजह से कंडक्टर नीचे की झुका झुका, तो सेल्फ वेट की वजह से एक तो सैग प्रोड्यूस होता है। दूसरा, अगर इसमें आइस जमा हो जाएगी, आइस जमा हो जाएगी तो आइस का लोड भी नीचे की तरफ लगेगा,
तो उसके वेट की वजह से भी एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा तो भी सैग बनेगा। और विंड फोर्स की वजह से, जब विंड चलती है तो उसकी वजह से फोर्स लगता है तो भी सैग क्या होता है, क्रिएट होता है। तो तीन रीजन है सैग के, दैट इज सेल्फ लोड, विंड लोड और आपका आइस लोड। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन पे लिखे, ये तो डेफिनेशन हो गई सैग की। नेक्स्ट बार लिखेंगे, अच्छा ये बताइए, जब सेल्फ वेट नीचे की तरफ लगेगा, सेल्फ वेट नीचे की तरफ लगेगा तो बंधा हुआ है, तो सेल्फ वेट जब इसको नीचे की तरफ खींचेगा तो टेंशन यहां पर लगेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? जैसे मान लीजिए कंडक्टर को मैंने टांगा तो वेट जो है इस कंडक्टर को नीचे की तरफ खींचेगा तो टेंशन, अच्छा ये कंडक्टर यहीं पर लगा हुआ है तो ये पॉइंट तो यहीं पर है, कहीं जा नहीं रहा। तो आपका पॉइंट टेंशन पीछे की तरफ क्रिएट होगा और दोनों लगभग बराबर होंगे तभी वो पॉइंट वहां पर रुका हुआ है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई भी पॉइंट अगर रेस्ट की कंडीशन में है तो जितना आप खींचेंगे उतना आपका अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लगेगा। तो सेल्फ वेट की वजह से जब ये नीचे लगेगा तो कंडक्टर यहाँ पर नीचे की तरफ खिंचाव आएगा, इस खिंचाव की वजह से कंडक्टर में यहाँ पर क्या होगा, एक टेंशन क्रिएट होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो सैग और टेंशन किस वजह से प्रोड्यूस होते हैं? सेल्फ वेट, विंड लोडिंग और आपका आइस लोडिंग। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, लिखिए जरा, द सैग एंड टेंशन, द sag and tension, the sag and tension is produced produced due to the produce due to the self weight self weight of the conductor, comma due to the ice loading around the conductor and due to the wind, हवा जो चलती है, due to the air pressure, due to the air pressure, जिसको हम लोग आगे चल के बोलेंगे विंड लोडिंग, दैट इज विंड लोडिंग। विंड लोडिंग, एयर प्रेशर या फिर विंड लोडिंग ऑन द कंडक्टर सरफेस, ऑन द कंडक्टर सरफेस। ठीक है। दूसरा जो सैग है वो एक प्रकार की डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट मीटर में होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लिख रहा हूं, द सैग इज जनरली मेजर्ड इन मीटर। जनरली जो सैग है वो एक प्रकार की डिस्टेंस है, और अगर डिस्टेंस है तो इसको जो जनरली ये किस में मेजर किया जाएगा, मीटर में मेजर किया जाएगा। ठीक है, मीटर में। ट्रांसमिशन लाइन में मीटर में होगा, लेकिन जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है उसमें मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, तो हम ट्रांसमिशन लाइन में बात करें, टावर जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा तो ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात करूं। ठीक है, इसका जो शेप होता है वो शेप को कैटनरी बोलते हैं, जो कि पैराबोला की तरह दिखता है लेकिन वो पैराबोला होता नहीं है। ठीक है, तो इसके नीचे एक फिगर बना लीजिएगा, स्पेशली मैं इस पॉइंट को लिख रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। ये आपका अर्थ है, ये अर्थ सरफेस है, ये आपके टावर है, ये टावर है, ये पावर कंडक्टर है। थोड़ा सा झोल आएगा सेल्फ वेट की वजह से, और जो
सैग होगा पॉइंट ऑफ सपोर्ट, पॉइंट ऑफ सपोर्ट ऑफ द कंडक्टर ऑन द टावर एंड लोएस्ट पॉइंट के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है, इस वर्टिकल डिस्टेंस को हम सैग बोल रहे हैं। और इसका जो शेप है ना, शेप, ये शेप, इस शेप को बोलते हैं, दैट इज, ये जो कर्व होता है ये बहुत छोटा होता है। मेजर्ड के बाद क्या लिखा है, मेजर्ड इन मीटर, ठीक है। द सैग इज जनरली मेजर्ड इन मीटर, इन मीटर। अरे मैं लिखते लिखते बोलता भी रहता हूं, है ना। कम से कम इतना तो सुन लिया करो कि सर क्या बोल रहे हैं। तो यहां पर एक पॉइंट लिखेंगे, दैट इज द शेप ऑफ, द शेप ऑफ सैग कर्व। ये जो कर्व, सैग का ये जो कर्व है ना, ये जो सैग का कर्व है, इसका जो शेप है ये कैटनरी कहलाता है। द शेप ऑफ सैग कर्व इज नोन एज कैटनरी, नोन एज कैटनरी। इसके शेप को हम कैटनरी बोलते हैं, जो सैग का कर्व, यहां भी लिख लो, द शेप ऑफ, द शेप ऑफ सैग कर्व कर लो, यहां पर कर्व कर लो, सैग कर्व, सैग कर्व। सैग का जो कर्व है ना, इस कर्व का जो शेप होता है वो कैटनरी होता है। यहां पर कर्व कर लो इस जगह पे, ऊपर वाले फिगर में, ठीक है। अच्छा ये बहुत छोटा होता है, हेलो, ये जो सैग होता है कि ये बहुत बड़ा होता है क्या? ये बहुत छोटा होता है। अगर छोटा होता है तो पैराबोला की तरह दिख रहा है, हेलो, ये पैराबोला की तरह दिख रहा है, लेकिन ये पैराबोला नहीं होता है। इस, जब आपका जो पैराबोला है, जब वो बहुत छोटा होता है तो उस शेप को हम लोग कैटनरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पैराबोला की तरह दिखता है, लेकिन ये इसका जो है, जो शेप होता है, ये बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको कैटनरी बोला जाता है। मैं लिखे दे रहा हूं। अच्छा ये बताओ, ये आपका सैग हुआ, ये सैग हुआ, ये सैग हुआ, और ये आपका स्पैन लेंथ हुआ, स्पैन लेंथ, ठीक है। स्पैन लेंथ, स्पैन लेंथ और सैग में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, मुझे बताओगे क्या? स्पैन लेंथ और सैग में, ये दोनों लेंथ है, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ है, ये वर्टिकल लेंथ है। इन दो में से कौन सा छोटा होगा और कौन सा बड़ा होगा? स्पैन लेंथ इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू सैग। जैसे मान लो स्पैन लेंथ आपकी जो है, दो टावर के बीच की डिस्टेंस 300 मीटर होती है, 250 मीटर होती है, 400 मीटर होती है, ठीक है। और ये आपका होता है, दैट इज आधा मीटर, दैट इज 0.75 मीटर, 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर तो मैंने बहुत बोल दिया, 1 मीटर इतना होता है, इतना बड़ा सैग नहीं मिलेगा, इतना बड़ा सैग तुमको ट्रांसमिशन लाइन में देखने को मिलेगा। तो जनरली आधा मीटर होता है, 0.25 मीटर होता है, ठीक है। तो दिस लेंथ इज, सैग इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू स्पैन लेंथ। क्योंकि सैग मेरा जो है स्पैन लेंथ के कंपेयर में बहुत कम होता है, तो ये पैराबोला की तरह दिखता जरूर है, लेकिन इसके शेप को कैटनरी बोला जाता है। व्हेन द पैराबोला इज वेरी वेरी स्मॉल, देन दैट शेप ऑफ द पैराबोला इज नथिंग बट कॉल्ड एज ए कैटनरी, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं, द सैग इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू द span length, as compared to the span length, and the shape of sag curve is catenary, is known as
catenary, which looks like, which looks means दिखना, looks like a parabola, जो पैराबोला की तरह दिखता है, लेकिन ये पैराबोला होता नहीं है कि आप इसको पैराबोला शेप बोलने लगे। ठीक है, ये पैराबोला की तरह दिखता है, लुक्स लाइक ए पैराबोला, लेकिन जो शेप होगा उस शेप को हम पैराबोला ना बोल के कैटनरी बोलते हैं। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? पैराबोला नहीं बोलिएगा, क्वेश्चन में जब आपको आएगा तो सब पैराबोला ऑप्शन दिया जाएगा, पैराबोला नहीं टिक करना है, कैटनरी टिक करना है। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि आप बोलेंगे सर ये तो पैराबोला जैसा दिख रहा है। भाई पैराबोला जैसा दिख रहा है, लेकिन आपका जो है ये पैराबोला नहीं है। जब पैराबोला बहुत स्मॉल, जब आपका जो है पैराबोला के जो है जो फोकल लेंथ होती है बहुत स्मॉल होती है, तब इसको कैटनरी बोला जाता है। ठीक है, बट मैं लिखे भी जरूर, बट इट नॉट ए पैराबोला, लुक्स लाइक ए पैराबोला बट इट shape is not a parabola। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा ग्राउंड क्लियरेंस। तो सैग की अभी डेफिनेशन खत्म हुई है। ठीक है, किताब में केवल 2 लाइन लिखा होता है, 2 लाइन को जब एक्सप्लेन करेंगे तो इतना एक्सप्लेन किया जाता है जो मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे दैट इज ए ग्राउंड क्लियरेंस। आप देख लीजिएगा जो मैंने आपको अभी तक चैप्टर पढ़ा है, इंसुलेटर या फिर आपका जो है पावर कंडक्टर, करोना, ये सब 2-2 पन्ने में किताबों में खत्म हो गए हैं। ठीक है, केवल 2-2 पन्ने, तीसरे पन्ने में गया नहीं है टॉपिक। ठीक है, लेकिन समझाने में आप देखेंगे तो आपको मैंने जो पढ़ाया है उन सब चीजों को समझेंगे तब आपको चैप्टर समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, दैट इज नेक्स्ट हेडिंग डालने ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस, ग्राउंड क्लियरेंस। ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस की अगर डेफिनेशन बोली जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस की डेफिनेशन क्या होती है? ग्राउंड क्लियरेंस आपका एक वर्टिकल डिस्टेंस होता है, वर्टिकल डिस्टेंस होता है किसके किसके बीच में? दैट इज लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर और ग्राउंड के बीच की जो वर्टिकल गैप होते हैं, फिर जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, इसी को ग्राउंड क्लियरेंस बोलते हैं। ठीक है, लिखिए द वर्टिकल डिस्टेंस, द वर्टिकल डिस्टेंस, द वर्टिकल डिस्टेंस between the lowest point on the conductor, lowest point of the conductor and ground surface, ग्राउंड सरफेस या फिर अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस इज known as ground clearance, is known as ground clearance, is known as ground clearance। दूसरा चीज है, अगर आपका सैग बड़ा होगा, अगर आपका सैग बड़ा होगा, अगर आपका सैग बड़ा होगा तो लोएस्ट पॉइंट और ग्राउंड के बीच की डिस्टेंस कम होगी, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस कम होगा। और सैग अगर छोटा होगा तो ग्राउंड क्लियरेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, नाउ दिस इज, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इफ द सैग, if the sag is higher, higher बोलिए फिर more, if the sag is higher or more, then the ground clearance, ground clearance is less or reduce। तब ग्राउंड क्लियरेंस कम हो गया, फिर
कम हो जाएगा। रिड्यूस मीन्स कम होना। अगर सैग ज्यादा होगा तो ग्राउंड क्लियरेंस कम होगा। ध्यान से देखिए, अगर मेरा सैग ज्यादा होगा तो ग्राउंड क्लियरेंस कम होगा। ग्राउंड क्लियरेंस कम होगा तो अर्थ का जो इफेक्ट होगा वो कंडक्टर में क्या होगा, ज्यादा होगा। अर्थ की वजह से कौन सा इफेक्ट आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। और अगर डिस्टेंस कम हुई, ग्राउंड क्लियरेंस कम हुआ, तो अर्थ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आएगी, जिसकी वजह से आयनाइजेशन होने के चांस ज्यादा होंगे। एयर के आयनाइजेशन होने के चांस कोरोना पावलर हो जाएगा, तो अर्थ का इफेक्ट ज्यादा होगा। और दूसरा, अगर आपका सैग ज्यादा होगा तो ग्राउंड क्लियरेंस कम होगा, तो ट्रैक्टर ट्राली जब निकलेगी तो टचिंग की संभावना ज्यादा होगी, तो हजार्स होने के चांस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सैग हम ज्यादा नहीं रख सकते। सैग मेजर करना होता है कि कितना सैग रखा जाए। तो लिख रहा हूं, इफ द सैग इज मोर देन द ग्राउंड क्लियरेंस इज लेस, देन, या फिर देयरफॉर, देयरफॉर, देयरफॉर द इफेक्ट, देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ अर्थ, therefore the effect of earth on the conductor। ये सब मैं आपको जब इंडक्टेंस निकालना सिखाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या क्या चीजें होती हैं अर्थ की वजह से। ठीक है, therefore the effect of earth on the conductor, then the effect of earth on the conductor will be increased। और अगर बेटा अर्थ का इफेक्ट कंडक्टर में बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देगी अर्थ, जिसकी वजह से आपके कंडक्टर के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एयर की डाइलेक्ट्रिसिटी ज्यादा हो जाएगी और आयनाइजेशन हो जाएगा, इंक्रीज। देयरफॉर, या फिर सो दैट, हेंस, अर्थ का इफेक्ट बढ़ेगा, हेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। और मैग्नेट की वजह से इफेक्ट होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट बोलते हैं। तो हेंस इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। चार्ज की वजह से, रुके हुए चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। अगर चार्ज रुका है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज अगर मोशन में होगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है। पढ़ाया होगा समझे, है ना। तो अर्थ के अंदर जो चार्ज है वो रुका हुआ है, उसकी वजह से कौन सा इफेक्ट आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो उसी को बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक, मींस रुका हुआ चार्ज जब रुका होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। हेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट इज आल्सो इंक्रीज्ड, इज आल्सो increased on the conductor, on the conductor, on the conductor। ठीक है, तो अगर जो है बेटा आपका सैग ज्यादा होगा, अगर सैग ज्यादा हुआ तो ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाएगा, ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाएगा तो अर्थ का इफेक्ट कंडक्टर में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट कंडक्टर में बढ़ जाएगा। साथ ही साथ अगर सैग ज्यादा होगा तो ग्राउंड क्लियरेंस कम होगा तो हजार्स होने की संभावना भी ज्यादा होगी, दुर्घटना होने की संभावना। एंड एंड also the chance of, and also the chance of hazards and also the chance of hazards is increased, और हजार होने के चांस भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर आप सैग कम कर देंगे तो क्या दिक्कत है, अगर मैं सैग कम कर दूंगा तो आपका जो है जब कंडक्टर जो है क्या होगा, अगर आप सैग को कम कर देंगे, ध्यान से देखो, ये सैग है, सैग को कम करेंगे तो टेंशन बढ़ जाएगा। अगर मैं देखो टेंशन बढ़ाऊंगा, देखो ये है टेंशन, मैंने बढ़ाया, टेंशन बढ़ाया तो सैग कम हुआ। तो अगर आप सैग कम कर देंगे तो कंडक्टर में टेंशन बढ़ जाएगा, और टेंशन अगर बढ़ जाएगा तो कंडक्टर के ब्रेक होने के चांस बढ़ जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है। तो सैग क्या है, अगर सैग में ज्यादा रखता हूं तो दिक्कत क्या है कि आपका अर्थ का इफेक्ट कंडक्टर में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट बढ़ेगा और आपके टचिंग की संभावना बढ़ जाएगी, दुर्घटना होने के चांस। तो सैग ज्यादा भी नहीं रख सकते। अगर मैं सैग कम कर दूंगा तो कंडक्टर में टेंशन बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ने से आपका जो है जब सर्दियां होगी तो सिकुड़ेगा, तो टेंशन इसकी सेफ वैल्यू से ज्यादा बढ़ जाएगा, सेफ वैल्यू से बढ़ने से ब्रोक हो जाएगा। तो ना तो कम सैग रख सकते हैं ना तो सैग ज्यादा रख सकते, तो सैग क्या कैलकुलेट
कैलकुलेशन करना पड़ेगी कितना सैग रखा जाए, ये टेंशन उसकी सेफ वैल्यू से, ना तो आपका जो है ग्राउंड क्लियरेंस कम हो और ना ही उसमें टेंशन बढ़े, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट द सैग कम करने से टेंशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, if the sag if the sag is reduced, अगर आप sag को कम कर दें, if the sag is reduced then the tension on the conductor is increased therefore, और जब टेंशन बढ़ेगा तो कंडक्टर ब्रेक हो जाएगा, therefore the conductor is broken, therefore conductor is broken, जिसकी वजह से कंडक्टर क्या हो सकता है, ब्रोक हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्पैन लेंथ, नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्पैन लेंथ। स्पैन लेंथ को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। स्पैन लेंथ क्या होती है, दो टावर के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को स्पैन लेंथ बोलते हैं। तो लिख रहा हूं, द हॉरिजॉन्टल द डिस्टेंस द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट मतलब अगल बगल, एडजेसेंट टावर, the horizontal distance between the two adjacent tower or support, दो एडजेसेंट टावर के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी इज नोन एज स्पैन लेंथ, उसको हम स्पैन लेंथ बोलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। तीन डिस्टेंस है आपके पास, तीन डिस्टेंस है आपके पास, एक है स्पैन लेंथ, एक है ग्राउंड क्लियरेंस और एक सैग है। इनमें सबसे बड़ा कौन सी लेंथ होती है और सबसे छोटी कौन सी लेंथ होती है? तो सबसे बड़ी होती है स्पैन लेंथ, फिर ग्राउंड क्लियरेंस और फिर उसके बाद सैग। क्या मेरी बात क्लियर? ये आपका होगा 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, 500 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, दो टावर के बीच की डिस्टेंस आधा किलोमीटर भी हो सकती है, 400 मीटर भी हो सकती है, 300 मीटर भी हो सकती है, 200 मीटर, 100 मीटर हो सकती है। ग्राउंड क्लियरेंस आपने देखा होगा 10 मीटर होता है, 20 मीटर होता है, 13 मीटर होता है, 17 मीटर होता है, और ये आपका आधा मीटर के आसपास होता है। तो सबसे बड़ा होता है स्पैन लेंथ, फिर ग्राउंड क्लियरेंस, उसके बाद सैग। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है, नोट करके लिखे, इन जनरल अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ी लेंथ होती है स्पैन लेंथ। स्पैन लेंथ के बाद फिर कौन सी बड़ी होती है? ग्राउंड क्लियरेंस। अभी हम लोग देखेंगे 400 मीटर की लाइन में कितना ग्राउंड क्लियरेंस रखा जाता है, उसको निकालने का फार्मूला क्या होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, सैग। सबसे छोटा होता है सैग, उससे बड़ा होता है ग्राउंड क्लियरेंस, सबसे बड़ा होता है स्पैन लेंथ। जनरली पूछा जाता है कि जो है जनरली जैसे मान लीजिए आपके पास 100 मीटर हमारे पास जो है स्पैन लेंथ, 100 मीटर के स्पैन लेंथ है, तो सैग कितना बनेगा?
अच्छा, अगर मैं आपको स्पैन लेंथ दे दूं और सॉइग आपसे पूछूं, तो जनरली आपका जो सैग होता है वो प्रैक्टिकल वैल्यू जो होती है 1 से 2% होता है। स्पैन लेंथ का 1 से 2% सैग बनता है। जो 100 मीटर की अगर मेरे पास दो टावर के बीच, या फिर स्पैन लेंथ अगर 100 मीटर है, तो वहां पर जो है जो सैग बनेगा 1 मीटर या फिर 2 मीटर बनेगा। मैक्सिमम 1 ही मीटर बनता है, लेकिन परसेंटेज में 102 मीटर लिख देते हैं। 200 मीटर में 2 मीटर के आसपास बनेगा। तो जनरल वैल्यू लिख देता हूं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, एक बार नोट करके लिखिए। generally the sag in the overhead ट्रांसमिशन लाइन। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए स्टेटमेंट वैलिड नहीं है, यहां पर लिख रहा हूं मैं चिल्ला चिल्ला के ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। जनरली इन द सैग इन द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज less than or equal to 5% of the span length। जनरल मैंने बोला है कि जितनी भी स्पैन लेंथ होती है, स्पैन लेंथ का 5% या फिर उससे कम ही आपका सैग बनता है। अगर कोई पूछे कि यार 5% से कम कितना, तो लगभग 1 से 2%। जो भी स्पैन लेंथ होती है उसका 1 से 2% का सैग बनता है, ठीक है। जो भी ट्रांसमिशन लाइन में स्पैन लेंथ होगी उसका 1 से 2% जो निकल के आएगा उसका उतना ही सैग बनेगा। तो जनरली आपका जो है ये एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि जो है जो सैग होता है वो जनरली ट्रांसमिशन लाइन में स्पैन लेंथ का कितना होता है, तो 5% या फिर उससे कम। लेकिन ऑप्शन में 5 या फिर उससे परसेंट नहीं दिया था, दिया था 1 से 2%, 2 से 3%, 4 से 5%। तो जनरली अगर आपसे बोल दिया जाए, अगर रेंज पूछेगा कि किससे कम, तो 5% या फिर उससे कम बनता है। और अगर कोई रेंज पूछेगा तो रेंज है दैट इज 1 से 2%। 5% से कम कितना, लगभग 1% से लेके 2%। किसका, स्पैन लेंथ का। जितनी भी स्पैन लेंथ होगी उसका 1 से 2% के आसपास सैग बनता है, ठीक है। नेक्स्ट अब जो है मैं जो बात करने जा रहा हूं, थोड़ा सा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सैग निकालने के लिए थोड़ा सा आपको मोमेंट की इक्वेशन लगानी पड़ेगी, बल आघूर्ण की इक्वेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। और जनरली हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई जो है बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि रेस्ट की कंडीशन में। किस कंडीशन में, रेस्ट की कंडीशन में, ठीक है। कुछ लोग अभी थोड़ी देर तो ये सोचेंगे ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इक्वेशन से क्या मतलब होता है, ठीक है। लेकिन आपको अगर मैं ये चीजें बता दूंगा तो आपको सैग कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा कि यार किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेने से सैग निकल आएगा। ये चीज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें जो है आइडिया होती नहीं। और जब न्यूमेरिकल आ जाता है सैग से, जब भी एसएससी जेईई मेंस था तो सैग से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता था 15 नंबर का, लेकिन अब तो मेंस हट गया है। लेकिन तब भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे सकता है सैग का। जब मेन से हट जाएगा टॉपिक तो कहीं ना कहीं छोटा सा ऑब्जेक्टिव आपको देगा सैग कैलकुलेट करने का। तो उसमें क्या होता है कि जब भी आपको सैग का क्वेश्चन दिया जाता है और टफ क्वेश्चन अगर दे दिया जाता है, तो वहां पर आपको मोमेंट की इक्वेशन बनानी पड़ती है, ठीक है। और मोमेंट की इक्वेशन जब आप बनाते हैं, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यार किस पॉइंट के अबाउट में मोमेंट लूं कि आपका सैग एक ही बार में कैलकुलेट हो जाए एक इक्वेशन में। अदरवाइज आप किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट लेंगे तो सैग कैलकुलेट एनएचपीसी में दिया था 2022। अरे देगा, क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेके भी सैग निकल आएगा, लेकिन उसके लिए हो सकता है आपको 2 से 3 इक्वेशन बनानी पड़ जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग को ये देखना है कि यार किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेने से चीजें निकल आती हैं। तो 2-3 बातें आपको समझनी पड़ेगी कि अगर कोई बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होती है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है रेस्ट में। अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी तो एक कॉमन सेंस की चीज बताई, उसमें 3 इक्वेशन हमेशा वैलिड होगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसमें 3 इक्वेशन वैलिड होगी कि अगर कोई बॉडी एक्स में है तो क्या एक्स डायरेक्शन में बॉडी में कोई फोर्स लग रहा होगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो क्या उसमें एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा होगा, नहीं। या फिर हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे होंगे, सारे फोर्स का बीज गणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। एक्स डायरेक्शन में
सारे फोर्स का बीज गणितीय योग क्या होना है? शून्य। मतलब एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे हैं, हो सकता है एक ऐसे खींच रहा हो, एक ऐसे खींच रहा हो, लेकिन अगर बॉडी रेस्ट में है तो ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होंगे। तो मैंने बोला कि एल्जेब्रिक एडिशन all the forces acting on the x direction, the algebraic addition of all the forces in the x direction becomes equal to 0। मतलब साइन के साथ यूज करेंगे, जैसे केवीएल और केसीएल आप यूज करते हैं कि हर एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में केवीएल और केसीएल वैलिड होता है, उसी तरह अगर कोई बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है तो algebraic addition of all the forces acting on the body on the x direction becomes equal to 0। मतलब summation of force in the x direction becomes equal to 0। अब दो ही प्रकार के फोर्स होंगे, या तो इस साइड लगे या तो इस साइड लगे, तो एक फोर्स को पॉजिटिव ले लीजिए, एक को नेगेटिव ले लीजिए, और आप क्या करें, चिन्ह के साथ एक्स डायरेक्शन में सारे फोर्सेज का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 0 आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑन द वाई डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू 0। वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे होंगे, सारे फोर्स का अगर आप बीज गणितीय योग निकालेंगे तो योग कितना आना चाहिए? शून्य। क्योंकि अगर आपकी बॉडी रेस्ट में ना तो एक्स में चल रही होगी ना तो वाई में चल रही होगी, मतलब एक्स डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का बीज गणितीय योग शून्य होगा, वाई डायरेक्शन में भी सारे फोर्सेस का बीज गणितीय योग क्या होगा? शून्य का होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? दो इक्वेशन हो गई। और तीसरी इक्वेशन, अगर बॉडी रेस्ट में है तो क्या बॉडी घूम रही होगी? अगर बॉडी रेस्ट में तो क्या बॉडी घूम रही होगी किसी पॉइंट के अबाउट? नहीं। अगर बॉडी रेस्ट में है तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालेंगे, अगर बॉडी का मोमेंट निकालेंगे तो मोमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या आएगा? 0 आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? मोमेंट का मतलब बल आघूर्ण। अगर आप किसी भी पॉइंट, बॉडी के किसी भी पॉइंट के अबाउट आप जब मोमेंट निकालेंगे तो नेट में मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। मतलब जितना क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, तभी बॉडी आपकी रोटेशन की अवस्था में नहीं होगी और रेस्ट की अवस्था में होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो जब भी कोई बॉडी रेस्ट की अवस्था में होती है, या फिर इसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भाषा में बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो आपकी हर एक बॉडी में तीन इक्वेशन हमेशा वैलिड होती है। समेशन ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑन द एक्स डायरेक्शन बिकम इक्वल टू 0। मतलब चिन्ह के साथ एक्स डायरेक्शन में सारे फोर्स का बीज गणितीय योग क्या होना चाहिए? शून्य के बराबर। जब भी मैं बीज गणितीय बोल रहा हूं तो चिन्ह के साथ, बीज गणित में आप एल्जेब्रा पढ़ते थे, प्लस माइनस वही पढ़ते थे। एक फोर्स को अगर प्लस ले रहे हैं तो उसका अपोजिट फोर्स को माइनस लेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? और अगर बॉडी रेस्ट में है तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी ऑन द वाई डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू 0, और अगर बॉडी रेस्ट में है तो नेट मोमेंट ऑन द बॉडी एट एनी पॉइंट ऑन द बॉडी बिकम्स इक्वल टू 0। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो, तो यहां पर हम लोग लिखने वाले हैं, नेक्स्ट लिखिए जरा। और जो चीजें मैं सिखा रहा हूं सीख लीजिए, क्योंकि यही चीज आपको सैग वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा दिक्कत करती है, क्योंकि ये तीन इक्वेशन नहीं मालूम होती है। ठीक है? और अगर तीन इक्वेशन मालूम होगी तो आप आसानी से ये कर पाएंगे। ठीक है? चलो, तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज नथिंग बट द, अगर मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है, अगर मेरे पास एक बॉडी है, दिस इज ए बॉडी, नाउ आई कैन बी कंसीडर ए बॉडी। और अगर मैंने बोला है कि बॉडी रेस्ट की अवस्था में है, ये बॉडी रेस्ट की अवस्था में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रेस्ट की अवस्था को बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। स्टैट इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब भी मैं आपसे बोलूं कि आपकी कोई बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और रेस्ट की कंडीशन में है, तो अगर कोई बॉडी रेस्ट की कंडीशन, तो इस बॉडी में तीन इक्वेशन वैलिड होंगी। क्या क्या तीन इक्वेशन? दैट इज ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी in the x direction become equal, all the forces का मतलब algebraic addition of all the forces, algebraic मतलब summation, summation मतलब algebraic लिखते हैं ना, जैसे आप क्या करते हैं, किसी भी नोड पे सभी धाराओं का बीज गणित, algebraic addition of all the current at a node becomes equal to 0, यही तो लिखते थे ना। algebraic को कैसे लिखते थे? समेशन से लिखते थे। अब ये सब तुमको याद नहीं है तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं, है ना। दैट इज algebraic addition of all the forces, algebraic addition of all the forces in which direction,
एक्स डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू 0। क्या मेरी बात क्लियर है? एक्स डायरेक्शन में बॉडी में जितने भी फोर्स लग रहे होंगे सभी फोर्सेज का बीज गणितीय योग क्या होगा? शून्य के बराबर, क्योंकि बॉडी चल नहीं रही है। तो एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लगे सारे फोर्स का बीज गणितीय योग शून्य के बराबर। एक फोर्स को अगर प्लस माने तो उसके अपोजिट फोर्स को माइनस मानेंगे, चिन्ह के साथ सारे फोर्स का योग करेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या वैलिड होगी? दैट इज algebraic addition of all the forces in the y direction becomes equal to 0। अगर बॉडी रेस्ट में है तो y डायरेक्शन में भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इन द y डायरेक्शन इन द बॉडी बिकम्स इक्वल टू 0। और बॉडी रेस्ट में तो ना तो ये क्लॉकवाइज घूम रही होगी ना तो एंटी क्लॉकवाइज, तो टोटल मोमेंट इन द बॉडी एट एनी पॉइंट, बॉडी के किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर मैं मोमेंट निकालूंगा ना, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट बॉडी घूम नहीं रही होगी तो नेट मोमेंट जीरो होगा। किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंटम जीरो होगा। तो एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट लिख रहा हूं, एनी पॉइंट ऑन द बॉडी, किसी भी बॉडी के किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंटम निकालेंगे तो मोमेंटम की वैल्यू जीरो आएगी ऑन द बॉडी बिकम्स इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सबसे बेसिक इक्वेशन है जो कि कॉमन सेंस से आपको आनी चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? अब जो है एक चीज है कि मान लीजिए ये जो फोर्स की इक्वेशन मैंने बताई है, ये फोर्स की इक्वेशन कब लगाते हैं और मोमेंट की इक्वेशन किस चीज को निकालने के लिए लगाई जाती है, ये समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये जो मैं फोर्स की इक्वेशन है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन, समेशन ऑफ ऑल द फोर्स इन द वाई डायरेक्शन, ये दोनों इक्वेशन कब यूज करूंगा और मोमेंट की इक्वेशन किस चीज को निकालने के लिए यूज की जाती है, इसको समझने की बात हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा कल करेंगे, आज थोड़ा सा मुझको काम है। ठीक है, तो इसको आगे मैं कल कंटिन्यू करूंगा और कल हम लोग जो है सैग को निकालना सीख लेंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि जब हमारे जो है दो टावर सेम लेवल पे हैं तो सैग की वैल्यू कितनी होती है? मैंने फार्मूला बताया था आपको, शायद याद हो, WL² डिवाइडेड बाई 8। ये पढ़ाया था ना, कल इस फार्मूले का डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, कल ये फार्मूला जो हम लोग शुरुआत से पढ़ के आ रहे थे, टाइमिंग यही रहेगी। ठीक है, 5:30 बजे से रहेगी। आज थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी लैपटॉप में, ठीक है, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई। अदरवाइज टाइमिंग में आपकी कोई चेंज नहीं होगा जो है। ठीक है, पहले मेरी क्लास होगी फिर सर की क्लास होगी। आज सर को थोड़ा सा काम था इसलिए वो बोल रहे थे पहले लेने के लिए, लेकिन थोड़ा सा लैपटॉप जो है थोड़ा सा उनका जो है सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई है। ठीक है, तो आज के लिए सॉरी, लेकिन कल आपकी टाइमिंग बिल्कुल सेम रहेगी 5:30 बजे से। ठीक है, आज थोड़ा सा लोग बंद कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे काम था आज। ठीक है, चलो कल इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, कल परसों नरसों 3 दिन में चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, और एक दिन मुझको लगेगा आपका जो है, दैट इज 1 या 2 दिन आपका लगेगा, दैट इज आपका जो रूल्स होते हैं। ठीक है, जो भी हम लोगों ने अभी तक ये जो सैग और टेंशन से रिलेटेड जो रूल होंगे, कितना ग्राउंड क्लियरेंस देना है, 400 केवी की लाइन में कितना देना है, तो लगभग 4 से 5 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन पढ़ेंगे, पावर फ्लो की इक्वेशंस पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपका जो है इंडक्टेंस कैलकुलेशन, कैपेसिटेंस कैलकुलेशन, और फिर उसके बाद आपका पावर केबल, ये सारे चैप्टर देखेंगे। उसके बाद फॉल्ट एनालिसिस हम लोग पढ़ेंगे, फिर ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, और एक सप्लाई सिस्टम भी चैप्टर रह जाएगा, टैरिफ रह जाएगा। ठीक है, तो जो भी छोटे छोटे चैप्टर है उनको बाद में देखेंगे। अब इसके इस चैप्टर के बाद हम लोग बड़े बड़े चैप्टर उठाएंगे। ठीक है, जिनसे कि आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे जो मैं चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूं उनसे भी एक एक डेढ़ डेढ़ क्वेश्चन आपको हर एक एग्जामिनेशन में मिलेगा। ये चैप्टर मैं सैग टेंशन पढ़ा रहा हूँ, इससे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। चलिए, क्वेश्चन मैं आपको जो पढ़ा दिए टॉपिक उनके क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा जो है। ठीक है, कोरोना के मिले कि नहीं मिले इस्माइल पॉल तुम्हें? कोरोना के क्वेश्चन तुमको यूथ की किताब में मिले कि नहीं मिले? मिल गए? अच्छा, कैसे मिल गए? चैप्टर खत्म होने के बाद? चलो ठीक है, ठीक है, चलो ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लीव कर सकते हैं आप मीटिंग जो है।